नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। इस समय की सबसे बड़ी खबर की चर्चा करने के लिए खबर यह है कि तुर्की में भीषण भूकंप आया है और उसके आसपास के देशों में भी झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक 1,500 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है। हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है और भारत ने मदद को लेकर क्या कहा है, सभी बातें आज के सेशन में आपके साथ चर्चा के दौरान डिस्कस की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सारी बातें आपको बताना, क्यों आया भूकंप यह भी बताएंगे, कहां आया भूकंप, भूकंप का एपिसेंटर क्या कहां रहा, कितनी तीव्रता का था, कितनी तीव्रता के भूकंप को बड़ा भूकंप माना जाता है, सारी बातें आज के सेशन में करते हैं। आप यहां पर कुछ न्यूज की कटिंग्स देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ अखबारों ने अपनी लाइव अपडेट दे रखी है। कारण यह है कि भूकंप आने के बाद में, अर्थक्वेक आने के बाद में बैक टू बैक फिर से आया है। यानी जिस समय सुबह सुबह भूकंप आया था वहां कुछ 15-15, 20-20 मिनट के अंतराल में 3 बार आया। इसके साथ साथ ही इवनिंग पहुंचते पहुंचते फिर से भूकंप आ गया। यानी कि एक तरह से जब हम आपका सेशन कर रहे हैं उस समय 5:09 पर, शाम के समय की बात बता रहा हूं, उस समय भी 7.6 रिएक्टर स्ट्राइक पर फिर से मतलब अर्थक्वेक तुर्की के अंदर आया है। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, सेकंड पावरफुल अर्थक्वेक, दैट मींस सेम डे में, एक ही दिन के अंदर सुबह 7.8 तीव्रता का रिएक्टर स्केल पर था और शाम को वापस से उसी जगह पर दोबारा 7.6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया है। 1400 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छप चुकी है। इसका अर्थ यह है कि यह जो खबर अभी बताई जा रही है उस खबर की तुलना में संख्या मरने वालों की बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो इमारतें धराशायी हुई हैं उनकी संख्या ही हजारों में है। उन इमारतों में मल्टी स्टोरीज में रहने वाले लोगों की संख्या भी सैकड़ों में होगी। तो संभव है कि यह संख्या बढ़ करके 10,000 के आसपास पहुंच सकती है। कहां है ये भूकंप, कहां है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको एक बार के लिए। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो ये रहा प्यारा भारत। इससे अगर आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पश्चिम की तरफ आपको गल्फ कंट्रीज दिखाई पड़ते हैं। गल्फ कंट्रीज को अगर आप थोड़ा सा इधर की तरफ देखें तो आपको यहां पर टर्की ये दिखाई दे जाता है। ये रहा टर्की जिसकी राजधानी है अंकारा। उसके साथ साथ सीरिया, लेबनान और इजराइल, इन चारों देशों के बॉर्डर पर भूकंप आया है। यही वाला भूकंप का जोन है। यानी कि अगर आपको मैप देखना है तो इंडिया का मैप जहां आपने वर्ल्ड में देखा उसके आप लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट की तरफ चल दीजिए, आपको ये चारों देश दिखाई दे जाएंगे मेडिटेरेनियन ओशन से सटे हुए। भूकंप क्यों आया वो भी हम बताएंगे, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि यह भूकंप कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए आप एक बार स्केल को देख लीजिए। साधारणतया यह माना जाता है भूकंप को नापने की जो स्केल है, मर्कली स्केल और रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पर जितना भी भूकंप, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यह कहा कि किसी जगह भूकंप 6 स्केल का आया है, किसी जगह भूकंप 7 रिएक्टर स्केल का आया है, इसका मतलब होता है एक स्केल बढ़ते ही 6 से 7 होते ही पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला 10 गुना ज्यादा तीव्र होता है। यानी मैंने अगर यह बोला कि 8 रिएक्टर स्केल का है तो 7 की तुलना में 8 वाला 10 टाइम्स ज्यादा प्रभावी होगा। यानी 4 से 5 में 10 टाइम्स, 5 से 6 में 10 टाइम्स, इस तरह से रिएक्टर स्केल पर 10 तक की स्केल पर ही भूकंपों को नापा जाता है। यहां पर आपको मैं एक स्केल दिखा रहा हूं, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भूकंप को, कितने अर्थक्वेक को बड़ा भूकंप माना जा सकता है। आप देखें, अगर 0 से लेकर 1.9 तीव्रता का अगर अर्थक्वेक आता है तो केवल सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप को नापने का यंत्र है, उसी को पता चलता है, आप और हमको पता नहीं चलता। 2 से लेकर 2.9 के बीच में हल्का सा कंपन होता है। 3 से लेकर 3.9 के बीच में अगर आपके बगल में से कोई ट्रक गुजरा हो, हल्का सा जो कंपन धरती पर आता है वैसा फील आता है। 4 से 4.9 के बीच में खिड़कियां टूट सकती हैं। 5 से 5.9 के अंदर फर्नीचर जैसी भारी सामान हिल जाते हैं। 5 से 5.9 के बीच में, 6 से 6.9 के बीच में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो फाउंडेशन है उसमें दरार आ जाती है। ऊपरी जो मंजिलें हैं उनको हिलना झुलना पता चल जाता है। 7 से 7.9 के बीच में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। हम आपको तस्वीरों से दिखाएंगे कितना भीषण तरीके से इमारतें गिरी हैं और कैसे रिफाइनरी के पाइप फटे हैं, आग लगी है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो 7 से 8 की कैटेगरी में जाता है तो यह अगेन 10 टाइम्स ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में तो इमारतें, पुल वुल सब गिर जाते हैं। और 9 से ऊपर की कल्पना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा लगेगा कि मैदान पूरा यूं झूल रहा है, समंदर में सुनामी जैसी हालात आती है। ठीक है,
यहां पर आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि भूकंप से जो तबाही हुई है वो इन तस्वीरों में दिखाई आपको पड़ सकती है। आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको जमींदोज हुई दिखाई दे रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं। एक वीडियो है, इस वीडियो को अगर एक बार के लिए आप देखेंगे तो इस वीडियो को देख करके आप ना ये अंदाजा लगाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मैं आवाज आपको सुनाऊं, क्योंकि कैमरे घरों में लगे होते हैं, उन घरों के कैमरों में इसकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई है, तो देखिए, शायद आप सुन रहे हो। अभी शहर में लाइट जल रही है क्योंकि सुबह, तुर्की के अंदर सुबह 4 बजे लाइट गुल, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट होने से हो गया तबाह। आप एक तस्वीर और देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तब ये एक दुकान है, उसके अंदर का सामान ऐसे हिल रहा है। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट है। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये किसी वेरीफाइड ट्विटर से नहीं डला है, ट्विटर पर है। ये वीडियो सर्कुलेट काफी हो रहा है, स्पुतनिक का है। ये एक रेस्टोरेंट का है जहां होटल के अंदर खाना बन रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। बगल के देश सीरिया के अंदर भी ऐसे ही हालात रहे, हालांकि टर्की के अंदर इसका एपिसेंटर रहा। टर्की और सीरिया के बॉर्डर्स जहां पर हैं वहीं पर ही इसका एपिसेंटर यानी भूकंप का ओरिजिन जो था वो वहां था, और उसकी वजह से सीरिया के अंदर भी झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सड़कों के हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इमारतें गिरी वो समझ में आता है, धरती फटी वो आप भूकंप से देख सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, ये रनवे है जो कि तय करके एयरपोर्ट है टर्की के अंदर, वहां पर इकलौता एयरपोर्ट है। आप उस एयरपोर्ट की तस्वीरें देख सकते हैं कि रनवे में दरारें आ गई हैं। रनवे सबसे मजबूत ट्रैक बनता है, अगर कहीं पर सड़कें बनाने की बात की जाए तो सबसे मजबूत रनवे जो होता है वो ट्रैक होता है। ठीक है, ये एक 2200 साल पुराना यहां पर मतलब वो है महल बना हुआ था, रोमन्स ने इसे बनाया था। आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से ये एक ही झटके के अंदर पूरी तरह तबाह हो गया, जो 2200 साल में ना हो पाया। हालांकि कहा जा रहा है कि यह 100 साल का सबसे भीषण भूकंप है, उस समय भी नहीं हो पाया था, जो अब जाकर के ये तबाह हो चुका है। सीरिया के अंदर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, दुनिया भर की तस्वीरें आ रही हैं, तो मैं आपको ये सुनाना नहीं चाहता। इस समय ट्विटर के ऊपर ट्रेंड टर्की कर रहा है, हालांकि ये ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जब ये बात समझ ली कि ये कहां पर भूकंप आया है, तो अब बड़ा सवाल ये बनता है भूकंप आते क्यों हैं? क्योंकि एक आम व्यक्ति के दिमाग में क्यूरोसिटी पैदा होती है कि आफ्टर ऑल अर्थक्वेक कहां आते हैं, क्या हम जहां रह रहे हैं वहां भी अर्थक्वेक आ सकता है क्या इसके पीछे की कोई साइंस, ज्योग्राफी या फिर फिजिक्स वगैरह है क्या? आज के सेशन में मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन समटाइम्स आपको यह फीलिंग नहीं आती कि इतने बड़े मास स्केल पर अगर कोई भी मतलब ट्रेजेडी हो, तो ट्रेजेडी के समय आदमी तलाशता है आसपास अस्पतालों को, लेकिन अस्पताल संभव नहीं है क्योंकि वो भी ट्रेजेडी के अंदर कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हमेशा व्यक्ति को जो फर्स्ट एड किट तैयार रखनी चाहिए। मैं कुछ इस तरह की ही आज आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं, दी हैंडबुक ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि कभी नहीं पता कि हमारे साथ में कब कोई भीषण दुर्घटना हो जाए। हमारे को नहीं पता पड़ोस में कब आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए। ऐसे समय पर आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसा निपटना चाहिए, एक व्यक्ति को इमरजेंसी के लिए खुद से कैसे तैयार रहना चाहिए, एक बुक मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूं। केवल प्रिकॉशनरी, एक सभ्य सिविलाइज्ड नागरिक की तरह आप इस बुक को इसलिए सुन लें क्योंकि यह आपको ऐसी ही परिस्थितियों के प्रति आगाह करने वाली बुक है, जो आपको बताएगी कि किस तरह से आप तैयार प्राकृतिक आपदाओं के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की आपदा के लिए हो सकते हैं।
कहां पर है ये किताब? लिंक पे मैंने आपको दी है, लिंक में कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके आपको कुकू एफएम दिया है। कुकू एफएम एक इंडिया का सबसे ज्यादा अच्छे से सुना जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, आप अगर उससे जाकर उसे डाउनलोड करते हैं तो जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वहां पर सुनने का सारी किताबों को, जहां पर 10,000 से अधिक किताबें हैं, वो 99 रुपीज का है। लेकिन मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाने पर, दिए गए कमेंट पर क्लिक करके जाने पर आपको 50 रुपए का पहले ही मंथ में डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे 49 रुपीज में आपको पूरे महीने के लिए 10,000 किताबें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, इस फैसिलिटी के साथ साथ आप अपनी उन बुक्स का प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ड्राइव मोड पर यूज कर सकते हैं, आप स्लीपर टाइमर के साथ भी ऑडियो बुक के रूप में उन्हें सुन सकते हैं। यानी सामान्यतः किंडल पर लोग बुक पढ़ा करते थे, अब नया जमाना आ गया है बुक्स को सुनाने का, और बेहतरीन रेडियो जॉकीज जो हैं वो आपके लिए बुक ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं। तो जरूर जाइए और अपना नॉलेज जो है वो एनहांस करिए। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, बस आप फिलहाल के लिए कोड याद रखिएगा अंकित 50, जिससे आपको 99 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज के अंदर प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अब सवाल यह बनता है कि यह भूकंप तुर्की में, यानी कि तुर्की का जो नया नाम है उसमें आया है, सीरिया और लेबनान और इजराइल के अंदर भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की में जैसे यहां पर आप डेटा देख रहे हैं 1014 लोगों की जान चली गई है, यह डेटा अपडेट हो चुका है, डेटा अब 1600 लोगों के ऊपर पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इसका एपिसेंटर का मतलब जहां से भूकंप का उद्गार हुआ वो तुर्की का गाजियानटेप करके शहर है। इसके आसपास जो शहर हैं उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा मैप के ऊपर। फिलहाल के लिए आप इस तस्वीर को एक बार देखें, जो ये एकदम रेड हुई जगह आपको दिखाई पड़ रही है, जिसमें आपको गाजियानटेप करके जगह दिखाई दे रही है, ये टर्की शायद आपको दिखाई दे रहा हो। इसकी बगल में सीरिया के साथ साथ इधर जॉर्डन, लेबनान, बैरूत, इजराइल, तेल अवीव, ये सब दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको एकदम सख्त लाल जगह हो रखी है ना, यह जगह यहां पर गाजियानटेप पर एपिसेंटर रहा। एपिसेंटर का मतलब क्या हुआ कि भूकंप यहीं पर सबसे पहले आया था, उसके बाद वो सब जगह जाना, प्रभावित होना शुरू हुआ। भूकंप को आप एक प्रकार से पानी के अंदर उठे एक रिपल की तरह से समझ सकते हैं। जब हम पानी में कहीं पत्थर ड्रॉप करते हैं तो वो लहरें बनती हुई आगे तक जाती हैं, कुछ वैसे ही जहां पर सबसे पहले मतलब उसका ओरिजिन हुआ, दैट इज नॉन एज एपिसेंटर। संभव है वो एपिसेंटर सतह पर हो, संभव है वो सतह से कुछ किलोमीटर अंदर हो, संभव है उससे कहीं बहुत ज्यादा गहराई पर हो, लेकिन एक चीज तय है, और वो क्या है? यह हमेशा क्रस्ट में आता है। अब यहां पर अगर आपको ज्योग्राफी का कंसेप्ट नहीं आता तो भी थोड़ा सा जान लीजिए। जानने के लिए फिलहाल के लिए यह बात जानिए कि हमारी जो अर्थ है ना, वो 3 प्रकार की लेयर से मिलकर के कुल मिलाकर बनी है। जहां पर आज आप खड़े हैं वहां से लगभग 6500 किलोमीटर सीधे अगर पृथ्वी की गहराई में चले जाएं तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु आ जाता है। पृथ्वी को केंद्र तक पहुंचते समय 3 मार्गों में बांटा गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट है जो कि जमी हुई मलाई जैसा है, उसके नीचे की तरफ लिक्विड स्टेट में मेंटल है, और उससे अंदर की तरफ कोर है। जो बिल्कुल सेंटर में है दैट इज इनर कोर, ये तो सॉलिड है। आउटर कोर थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में है, जमा हुआ दही जैसा है, उसके ऊपर वाला दूध जैसा है, और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल मलाई जैसे जमी हुई होती है, ऐसा क्रस्ट है। हमारी अर्थ पर जहां हम रहते हैं ये पूरी की पूरी धरती क्रस्ट से बनी हुई है। आप क्रस्ट पर ही रहते हैं, क्रस्ट पर ही पानी भरा हुआ है। यानी क्रस्ट 2 प्रकार का है, एक वो जो कि हमें दिखाई देता है, जिस पर आप और हम निवास करते हैं, जैसे आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और एक क्रस्ट वो जो कि पानी के नीचे भी है, यानी कि जो समुद्र है उसकी तलहटी में भी है, जिसे आप ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। यह जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं? असल में इन्हीं क्रस्ट के जो आपने ये देखी हैं, इन क्रस्ट के ही आपस में टकराने के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप की जो असल वजह है वो क्या है कि जो हमारे जो चारों तरफ अर्थ हमने समझी, इसके अंदर की तरफ जो मेंटल हमने समझा, मेंटल के ऊपर हमने क्रस्ट समझा, ये मेंटल के ऊपर वाला जो क्रस्ट है, इन्हें ज्योग्राफी की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। कहा जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। दुनिया भर में हर साल हजारों की संख्या में भूकंप आते हैं। अगर फिगर की बात की जाए तो 20,000 से ज्यादा भूकंप दुनिया भर में हर साल आते हैं। ऐसी स्थिति में जो अर्थ मैप पर, ग्लोब पर दिखाई देती है, उसे कुछ इस प्रकार से टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स में अफ्रीकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, नाजका प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट,
फिलीपींस प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ऐसी बहुत सी प्लेट हैं। 7 बड़ी मेजर प्लेट्स मानी जाती हैं। आपका दिमाग अचानक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा अगर आपने जीएस आज तक नहीं पढ़ी होगी। फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि मैं पूरे होशो हवास में एकदम सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को डाउट यह होगा, प्लेट तो सॉलिड वाली जगह होनी चाहिए, यहां तो अटलांटिक ओशन है, यहां कैसी प्लेट? फिलहाल के लिए यह मान लीजिए कि पूरी अर्थ प्लेट से कवर है। जिस प्रकार से मलाई के ऊपर कई बार दूध चल के आ जाता है, वैसे ही समझ लीजिए कि कई बार इस टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर पानी आ जाता है, उसी को आप ओशियन कह देते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लेट है, धरती आपस में पूरी तरह कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि अगर धरती से आप पानी में कूदते हैं तो आप सीधे मेंटल में नहीं चले जाते, क्योंकि जो क्रस्ट है इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक होती है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ये जो अफ्रीकन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये अरेबियन प्लेट से कनेक्टेड दिखाई दे रही है। अगर आप अरेबियन प्लेट को देखते हैं, ज्योग्राफी में ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं, आपको यहां पर यूरेशियन प्लेट दिखाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इसके पूर्व की तरफ आपको इंडियन प्लेट दिखाई पड़ती है। इन प्लेटों की गणित को अगर आप समझे तो आपको लगभग एक जगह ऐसी दिखाई पड़ती है जो कि ट्राई जंक्शन है, और शायद यही ट्राई जंक्शन आज चर्चा का विषय है, क्योंकि प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टकराने पर भूकंप का एहसास होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो आज हम जिस जगह की चर्चा कर रहे हैं दैट इज अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनका जो ट्राई जंक्शन है इसी जगह एग्जैक्टली भूकंप आया है। अगर आप इन टेक्टोनिक प्लेट्स को देखें तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स को देखने पर आज की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। ये रहा अरेबियन प्लेट, ये रहा यूरेशियन प्लेट, ये रहा अफ्रीकन प्लेट, इसके जस्ट बगल का जो प्लेट है जो कि आपको यहां पर दिखाई हल्का सा पड़ रहा है, इसे एनाटोलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर साथियों ये सारी प्लेट्स का जो कॉर्नर बिंदु है, इसी जगह भूकंप आया है, दैट इज एपिसेंटर। यानी कि एक तथ्य यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आता है। सर ये कितनी देर तक टकराती हैं और क्यों टकराती हैं? इस सवाल का जवाब देकर पुनः मैं वापस से न्यूज पर लौटूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट पता रहेगा तो भविष्य में आपको भूकंप परेशान नहीं करेंगे। इससे कईयों के दिमाग में अब तक एक डाउट भी क्लियर हो चुका होगा, कई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर चुके होंगे। जैसे बहुत से मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्थिति को इंडिया में चेक कर लिया होगा कि वो कहां रहते हैं। जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्हें मैं दिखा दूं कि गुजरात बॉर्डर के नजदीक वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली जगह का है। यही कारण है कि कच्छ में बहुत भयंकर भूकंप आया था एक बार। इसी प्रकार से जो हमारा हिमालय है, वो हिमालय बहुत जबरदस्त भूकंप प्रोन एयर है, जोन 5 के अंदर आता है। तभी नेपाल के काठमांडू में एक बार बहुत भीषण भूकंप आया था। यानी एक प्रकार से यदि आप भूकंप के बचकर रहना चाहते हैं तो भारत के ये क्षेत्र जो हैं तुलनात्मक रूप से कम भूकंप वाले हैं, कम तीव्रता के भूकंप वाले हैं। ठीक है ना, मैंने आपको इसलिए ये जानकारी बताई कि आप अपने आप को तो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे कि हम कहां पर हैं, कहीं हम एपिसेंटर पर तो नहीं है। एपिसेंटर पर कोई भी देश अगर है तो यहीं पर तीव्र भूकंप आते हैं। सवाल बना लास्ट कि सर ये भूकंप आने के लिए यही जगह क्यों चुनी जाती है? मैंने कहा प्लेटें टकराती हैं। सर लेकिन प्लेटें टकराती क्यों हैं? जैसे दूध उफान मारता है, ऐसे ही हमारे जो मेंटल है अर्थ की क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो धरती की गर्मी के कारण उबाल मारता है, और उबाल मारते समय उस मेंटल के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड मामला है उसे आप मैग्मा कहते हैं। वो मैग्मा जब उबाल मारता है और ऊपर आने की कोशिश करता है तो आप उसे लावा कहते हैं, जब वो बाहर बनकर आना चाहता है। तो मेंटल कई बार जब अंदर से टक्कर मार रहा होता है प्लेट में तो धरती सोचती है कि मैं हटूं फटूं या साइड हो जाऊं, और इसी प्रकृति के अंदर प्लेट्स आपस में या तो रास्ता छोड़ती हैं या टकराती हैं। संभव है कि एक जगह की प्लेट जब रास्ता छोड़ रही हो तो कहीं 2 जगह की प्लेट आपस में टकरा रही हो, अर्थात कहीं अगर ज्वालामुखी फट के बाहर आ रहा हो जो कि मेंटल का मैग्मा लावा बन के आ रहा हो तो संभव है कहीं पर भूकंप भी आ रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर भूकंप और जो ज्वालामुखी हैं वो लगभग एक ही जगह पर आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं सामान्यतः। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, वो मैं अपनी जो क्लासेस होती हैं जीएस वाली उनमें पढ़ाता हूं। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसे समझ करके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये इसलिए पहले बता दिया कि ये आते क्यों हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा 7.8 तीव्रता का भूकंप कितना अधिक होता है। अब इसको ऊर्जा के अंदर अगर हम नापें तो भूकंप के अंदर टकराने से ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा कितनी बाहर निकलती है तो कहा जाता है 7.8 रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया है तो यह 32 पेटाजूल
पेटाजूल एनर्जी पैदा करता है। ये 32 पेटाजूल एनर्जी कितनी होती है? न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर 4 दिन तक इससे बिजली की सप्लाई की जा सकती है। 5.9 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप 708 गुना अधिक होता है। सिंपल कैलकुलेशन है, हर एक नंबर चलने पर 10 टाइम्स बढ़ जाता है। 5 से 6 10 टाइम्स, 6 से 7 10 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 टाइम्स। तो 5.9 से 7.8 के बीच में 708 टाइम्स ज्यादा भूकंप होता है। फिलहाल के लिए अगर हम इसे बम फटने या न्यूक्लियर बम से कंपेयर करें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 तीव्रता वाले भूकंप से हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले जितनी ऊर्जा निकलती है। तो टेक्निकली ये उससे भी बड़ा भूकंप था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने हर प्रकार से चीजें समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। मेरे प्यारे साथियों, तुर्की में 30 मिनट तक 3 बड़े झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप का केंद्र तुर्की का कहरामानास करके जो शहर है, मारस करके शहर है, वहां पर गाजियानटेप करके शहर था। 30 किलोमीटर दूर जमीन के करीब 24 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर जहां पर प्लेट सबसे पहले टकराई थी। एपिसेंटर अर्थ की सतह से नीचे तक, कहां तक? 40 किलोमीटर तक कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं वो 40 किलोमीटर मोटी है। 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक मोटी है। लोकल समय के अनुसार सुबह 4:17 पर आया भूकंप। दूसरा 6.7 तीव्रता का 11 मिनट बाद 4:28 पर आया। इसके बाद इसका केंद्र 9.9 किलोमीटर धरती के नीचे था। तीसरा 19 मिनट बाद 4:47 पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। आप यहां पर एक तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से 7.8 तीव्रता पर बिल्डिंग्स नीचे गिरती हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों में जहां 1710 आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्डिंग गिरने का नंबर, ये आंकड़े लगातार जैसे जैसे सूचनाएं आती जा रही हैं बढ़ते जा रहे हैं। इन शहरों को शायद आप ना जानते हो, लेकिन अंकारा आपने सुना होगा कैपिटल सिटी के रूप में। तो यहां पर भी भूकंप की बातें आ रही हैं। 2800 से 18 में कह रहा हूं, हर समय अपडेट होती जा रही है, तो हम इसमें नंबर फिगर दे नहीं पा रहे हैं। आप यहां पर तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें केवल यह बताने के लिए हैं कि शहरों में भीषण नुकसान है। लोग अपने घरों से निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जाना चाह रहे हैं। स्थितियां विकट हैं, लेकिन इस बीच में मदद के हाथ भी उठ रहे हैं। मदद के लिए जो उठे हुए हाथ हैं उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर सुन लिए हैं तो यहां पर एक जानकारी और जान लीजिएगा। भूकंप जिस क्षेत्र में आया है, टर्की वाले क्षेत्र में, वो टेम्परेट रीजन का क्षेत्र है। टेम्परेट रीजन में इन दिनों ठंड है, और ठंड जितनी है वो अपने वर्तमान में उत्तर भारत से भी कहीं अधिक है। जिन जगहों पर भूकंप आया है वहां माइनस में तापमान चल रहा है, -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ऐसी स्थिति में यहां पर मदद पहुंचाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप यहां पर एक ड्रोन से लिए गए तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर किस प्रकार से स्थितियां बहुत ही भीषण दिखाई पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, एक आपको यह भी व्यू, यहां पर ये सब व्यू हैं। अब इन व्यूज को केवल आप इतना सा समझकर देख लें कि स्थितियां काफी ज्यादा विकट रही हैं इस क्षेत्र के अंदर। एक और चीज यहां पर देखते समय आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे, ये टर्की है, और टर्की में समृद्धि का भी अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये काफी समृद्ध जगह थी जहां पर इस तरह के भूकंप आए। सामान्यतः मल्टी स्टोरीज वहीं बनी होती हैं जो कि एक प्रकार से बिजनेस के लिए बहुत जरूरी जगह होती है, या फिर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी होती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार की स्थितियां थी। ठीक है, तो तस्वीरें अगर आपने देख ली तो आपने इस बात का अंदाजा, ये एक और तस्वीर है। मतलब इस समय पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी तस्वीरों से, और इस तस्वीरों को दिखाने का केवल इतना सा ही अर्थ है कि आप ये अंदाजा लगा सकें कि तुर्की ने क्यों 10 दिन के लिए अपने शहरों को इमरजेंसी और रेड अलर्ट के साथ बंद कर दिया है। फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, एयर कॉरिडोर बनाकर केवल डिफेंस पर्पस की जो फ्लाइट्स है उन्हें लैंड किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं से कोई सहायता मिल सके तो वो वहां तक पहुंचाई जा सके। जहां मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि 7 से लेकर 8 की रिएक्टर पर अगर भूकंप आता है तो पाइप भी फट सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक रिफाइनरी के लिए ऑयल ले जाता हुआ पाइप फट करके ब्लास्ट होता हुआ आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है। यानी एक प्रकार से आवश्यक सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। फिलहाल के लिए टेंपरेचर का जो मैं आपको स्टैटिक्स दिखा रहा हूं, -2 -3 -2, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर सर्दी के कारण काफी चीजें प्रभावित हो रही हैं। ठीक है साहब,
एक तस्वीर काफी ज्यादा इस समय, मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, आप इससे थोड़े से उद्विग्न हो सकते हैं। ये हालात सीरिया के हैं और सीरिया के साथ साथ लोगों के साथ डेड बॉडीज वगैरह देखी जा रही हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसे हटाकर आगे लेकर चलते हैं। अब स्थिति यह है, क्या कभी इससे पहले दुनिया भर में भूकंप आए हैं? अजी दुनिया भर में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। जापान तो पूरे टाइम भूकंप महसूस ही करता रहता है ना। तो ऐसी स्थिति में भूकंप का बड़े रिएक्टर पैमाने पर आना काफी चिंताजनक होता है। सामान्यतया 6 भूकंप की श्रेणी, 6 रिएक्टर स्केल से ऊपर के भूकंप को भीषण भूकंप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक बार 1939 में टर्की में भूकंप आया था जब 33,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद में दुनिया भर के साथ साथ टर्की में भी काफी बार भूकंप आए हैं, लेकिन इस भूकंप को काफी भीषण भूकंप कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है साहब, चलिए, तो यह हो गया। अब चर्चा करते हैं दुनिया भर से आई मदद के बारे में, या फिर लोगों ने क्या बोला। तो अर्दगन का ट्वीट है, ऑब्वियस सी बात है कि अपने जगह के लिए भला ही चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट है, जिन्होंने वहां के लोगों के प्रति सिंपैथी जाहिर करते हुए कहा है जो भी संभव होगा हम मदद देने के लिए तैयार होंगे। भारत ने अपनी मदद के रूप में यहां पर डॉग स्क्वाड्रन, यानी कि एक प्रकार से जो हमारे खोजी जो डॉग्स हैं, जो कि बिल्डिंग के अंदर मलबे में दबे हुए जो घायल लोग हैं उन्हें ढूंढकर निकाल सकें, उसकी टोली को हम रवाना कर रहे हैं। साथ में 2 एनडीआरएफ की टीम, जो कि हमारी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स जो फोर्स है हमारी, उनकी 2 टुकड़ियों को हम यहां पर रवाना कर रहे हैं, ताकि फिलहाल जितनी भी जल्दी हो सके यहां पर सहायता पहुंचाई जा सके। अमेरिका की तरफ से सहायता रवाना हो चुकी है। इधर की तरफ से आप देख सकते हैं इमानुएल मैक्रोन की तरफ से ट्वीट है। ऋषि सुनक, दुनिया भर के जितने भी नेता हैं, हाँ, इनको सोचकर आप सोच सकते हैं कि ये इस समय सहायता मांगेंगे या फिर देंगे। खैर इसके साथ साथ ये शहबाज शरीफ थे। फिलहाल के लिए दुनिया भर के लोग जो हैं वो मदद की यहां पर गुहार लगा रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। ये आपने अपडेटेड फॉर्म के अंदर सारी चीजें देख लिया। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी अपडेट मिल गई होगी। रूस भी तुर्की को अब मदद भेज रहा है, ये सारी जानकारी है। चीन ने कहा है कि वो भी मदद भेजेगा। ये था दुनिया भर की मदद का हिसाब। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, साथियों से साझा करें, और इतनी देर तक अगर आपने मुझे पेशेंस के साथ सुन लिया है तो एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। और गुजारिश ये है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उसे दबाने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप एक बार उसे क्लिक कर दीजिए। आप हमारे चैनल को इस बहाने सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हम कभी नया वीडियो लाएंगे आप तक सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे लिए ये सहयोग करते हैं तो हमारी टीम का और हमारा बहुत जबरदस्त उत्साहवर्धन होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी इमरजेंसी रिलीफ के लिए आप कैसे किसी किताब को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुकू एफएम पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके उस बुक को जरूर सुन सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि वेरीफाइड हैं, अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, पर थोड़ी ही देर में साझा करूंगा। धन्यवाद।